हेलो क्लास 10 कैसे हैं आप सब। मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जो ज्योग्राफी का चैप्टर है एग्रीकल्चर वाला है ना, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम में बन सकते हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रिलेटेड आपके जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ गए हैं उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर रिलेट कर गए, यहाँ पर आपके सामने वो टॉपिक्स ले लिए हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम अब बहुत नज़दीक हैं, सोशल साइंस का एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो हम बिल्कुल भी इसमें देरी नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी सीरीज जो चल रही है ना, रैपिड रिवीजन वाली 20 मिनट रैपिड रिवीजन वाली जो सीरीज चल रही है उसका अगला वीडियो है एग्रीकल्चर चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो टॉपिक लिया है वो है डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप सीजन्स। ठीक है, तो जो रबी क्रॉप सीजन होता है और जो खरीफ क्रॉप सीजन होता है उसके बीच में हमें यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, रबी क्रॉप सीजन एंड खरीफ क्रॉप सीजन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो उसी को मैंने दोनों को डिफरेंशिएट की फॉर्म में लिख दिया है। अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें रबी सीजन की। इट इज ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स। ठीक है, तो जो रबी सीजन होता है आपका, या रबी क्रॉप जो होती है उनको हम विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर हम साथ ही साथ बात करें खरीफ की तो इट इज ऑल्सो नोन एज समर क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप को हम समर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें हम देखेंगे रबी क्रॉप सोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो जो रबी क्रॉप्स होती हैं उन्हें हम अक्टूबर से दिसंबर के ड्यूरेशन के दौरान हम इनको बोते हैं। ठीक है, एंड जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनको हम बिगिनिंग ऑफ मॉनसून यानी कि जुलाई अगस्त के दौरान हम इनको बोते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं। इट इज हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून, है ना। जो हमारी रबी क्रॉप्स होती हैं उनको हम अप्रैल से जून के मंथ के दौरान हम इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब उनको खेतों में से काट लेते हैं ना, और अनाज अपने घर पर लेकर आ जाते हैं। एंड जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं उनको हम सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोनों चीजें आप समझते चले जाइए। फोर्थ हम समझते हैं क्रॉप्स लाइक व्हीट, पी, ग्राम, मस्टर्ड एंड बार्ले एटसेट्रा आर सोन इन दीज क्रॉप्स। ठीक है, तो हम क्या समझते हैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में कि हमारी जो फसलें हैं जैसे गेहूं हो गया, मटर हो गई, है ना, चना हो गया, मस्टर्ड यानी सरसों हो गई, बार्ले यानी जौ हो गई आपकी। तो ये कुछ फसलें हैं जिनके नाम मैंने आपको यहाँ बताए हैं, वो रबी फसल होती है ना, रबी क्रॉप्स बोली जाती हैं। ठीक, यहाँ पर देखते हैं कि जो इसमें फसल है वो है आपकी पैडी यानी धान, है ना, मेज, बाजरा, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। ये कुछ फसलों के नाम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं। ठीक है भाई, आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर समझेंगे कि मोस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन से इन फसलों के, रबी क्रॉप के मोस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन से जिनमें सबसे ज्यादा उगाई जाती है। तो हम यहाँ समझेंगे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। ये जो स्टेट्स मैंने बोली हैं ये मोस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं ना, जिनमें सबसे ज्यादा उगाया जाता है। एंड यहाँ पर हम समझेंगे खरीफ क्रॉप के बारे में कि खरीफ क्रॉप को किन स्टेट्स में ज्यादा उगाया जाता है। जैसे आपका असम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, है ना, इन स्टेट्स में ज्यादा उगाई जाती हैं खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, अब इधर हम एक पॉइंट समझेंगे लास्ट में, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हेल्प इन सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स, है ना। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमारी जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारा, है ना, वहां पर हमें विंटर के दौरान बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारी जो फसल है वो सक्सेसफुली ग्रो हो पाती है। इधर हम समझेंगे एक पॉइंट कि आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, है ना, ये तीन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर पूरी साल के अंदर धान उगाया जाता है ना, पैडी ग्रोन इन अ ईयर। ठीक है, अब इस धान को हम यहाँ पर अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे ओस, अमन एंड बोरो, है ना, तीन नाम से हम यहाँ पर जानते हैं, ओस, अमन एंड बोरो। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू बेस्ड भी बन सकता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है इसको। ठीक है, तो आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के अंदर जो धान की खेती है उसको दूसरे और नामों से जाना जाता है, ओस, अमन एंड बोरो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, या इसको टॉपिक कह लो, जो आपको अच्छा लगे वो आप कह सकते हैं।
ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। 5 का क्वेश्चन ये बनेगा आपका। ठीक है, ये डिफरेंशिएट की फॉर्म में भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, और ये अलग अलग भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए सिर्फ रबी क्रॉप सीजन के बारे में पूछ दिया जाए या फिर खरीफ क्रॉप सीजन के बारे में आपसे पूछ दिया जाए, तो बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, कर लोगे ना? हाँ कर लोगे, अच्छे बच्चे हो यार, ऐसी क्या बात है ना? अब मैंने समझा ही दिया, दिक्कत क्या है? फिर मजे से करते चले जाना। ठीक है, कलम आपकी रुकनी नहीं चाहिए एग्जाम में। ठीक है, किस किस बच्चे की कलम एग्जाम में नहीं रुकेगी वो कमेंट करके बताएं मुझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, ये आपका PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, उसी को मैंने टॉपिक की फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया और आपको पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हाउ एग्रीकल्चर कॉल्ड बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो आपके CBSE का पेपर बनाने वाले होते हैं ना, वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो सोच है उसको देखने की कोशिश की जाती है कि आप किस लेवल तक सोच पाते हो, है ना? इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा पेपर में। ठीक है, जिससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी है ना, वो निकल के आती है, उसे चेक किया जाता है कि आप कितने लेवल तक सोच सकते हो। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस लिहाज से आपका। ठीक है, और एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है भाई, और बहुत मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, आपको बताइए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो एग्रीकल्चर है वो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, ऐसा है या नहीं? एनालाइज द स्टेटमेंट। अगर है तो आप बताइए किस तरीके से है। ठीक है, मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट लिया है, एग्रीकल्चर इज अ मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मेजॉरिटी पीपल इन इंडिया, है ना? तो जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया की मेजॉरिटी पीपल का ऑक्यूपेशन है। अप्रोक्स 55% एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, है ना? तो जो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है उसको एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर समझेंगे, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक किसान है, उसने आलू उगाया है। ठीक है, और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको आलू की रिक्वायरमेंट है ना? तो किसान अपने आलू बेच देगा और वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तक पहुंच जाएंगे, और वही आलू आपको मैन्युफैक्चर करके यानी कि प्रोसेसिंग करने के बाद लेज चिप्स के फॉर्म में आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को। ठीक है भाई, एंड थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, इट एंश्योर्स फूड सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स फॉर पॉपुलेशन। ठीक है, तो जो साथ ही साथ में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है इंडिया को, है ना? क्योंकि जो हम डेली में जो खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आता है। ठीक है, हमारे जो किसान लोग हैं, आप में से ही बहुत सारे लोग गांव से बिलोंग करते होंगे। कितने लोग हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं? कमेंट करके जरूर बताना, है ना? जो अपने गांव में जाते होंगे, अपने खेतों पर जाते होंगे, कभी कभी लोटा लेके भी गए होंगे, गए गए हो ना? ठीक है, बट अब मत जाना, खुले में शौच करना मना है। कोई नहीं, तो आप लोग अपने खेतों पे जाते हो, आपने देखा होगा कि आपके जो पहले के एंसेस्टर्स थे, है ना, आपके जैसे दादा परदादा, वो लोग हुआ करते थे, वो खेती करते थे, है ना? तो बड़े लेवल पर खेती होती है, लोगों के आज 100 बीघा 200 बीघा जमीन है, तो उस पर खेती करते हैं, है ना? गेहूं उगा रहे हैं, आलू उगा रहे हैं, ठीक है, ये क्या चावल उगा रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी उगाई जा रही है जो हम डेली में खाते हैं। ठीक है, तो वो सारा आ कहाँ से रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत बड़े लेवल पर फूड सिक्योरिटी को एंश्योर करता है इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे, इट कंट्रीब्यूट टू द टर्सरी सेक्टर। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो यहाँ पर टर्सरी सेक्टर को भी क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। अब किस तरीके से करता है, यहाँ पर 3 बातें समझेंगे। ठीक है, पहली बात क्या है, बिकॉज जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इट रिक्वायर्स ट्रांसपोर्टेशन, है ना? सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन में क्या समझना है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे मान लीजिए किसी ने अपने खेत पर जैसे किसी ने अपने खेत में गेहूं उगाए हैं या सरसों उगाई है, कुछ उगाया है। ठीक है, अब वो उसको हार्वेस्ट कर लिया गया है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, साधन चाहिए रहेगा, कुछ ना कुछ कन्वेंस, तो उसमें फिर ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है, और ट्रांसपोर्टेशन जो आता है वो टर्सरी सेक्टर के अंडर में आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर समझेंगे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अब जैसे मान लीजिए सरसों आपने हार्वेस्ट कर ली, सब कुछ हो गया, अब उसको स्टोर करने की जरूरत है भाई, कहीं पर रखोगे तो सही। ऐसा तो है नहीं कि हार्वेस्ट किया और सीधा उठा के बेच दिए, एकदम से तो नहीं बिक जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको स्टोरेज भी करना पड़ेगा। जैसे आप देखते हो बहुत जगह पर
फूड ग्रेन्स के जो स्टोरेज होते हैं, ठीक है, और जैसे कि आलू के आपने कोल्ड स्टोर्स देखे हैं, तो वो सब चीजें स्टोरेज वाली फैसिलिटी है वो टर्सरी सेक्टर के अंदर आती है। एंड थर्ड वन हम समझेंगे यहाँ पर कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑल्सो रिक्वायर मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अब ये तो है नहीं कि आपने जैसे मान लीजिए अपनी फसल उगा ली, अब उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज भी दिया, स्टोर भी कर लिया, तो क्या स्टोर करके ही रखना है उसको? आपने टमाटर की खेती करी तो क्या टमाटर को अपने पास रख के सड़ाओगे क्या? नहीं, सड़ाना नहीं है, उसको मार्केट तक ले जाना, उसको बेचकर पैसा कमाना है, यही है ना। तो मार्केटिंग चाहिए होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, ठीक है। जो इन तरीके से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो टर्सरी सेक्टर को क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर समझेंगे, इट इज अ मेन सोर्स ऑफ कंट्रीज नेशनल इनकम एंड कंट्रीब्यूट इन जीडीपी, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारी जो नेशनल इनकम है उसमें भी बहुत बड़े पार्ट में कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही साथ ये जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है। जो जीडीपी होती है, जीडीपी का मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, तो उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है, ये आपने समझ लिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे, इट आल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एक्सपोर्ट सेक्टर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। तो एग्रीकल्चर सेक्टर साथ ही साथ और क्या करता है, ये एक्सपोर्ट सेक्टर में भी बहुत बड़े लेवल पर रोल प्ले करता है ना। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने बहुत बड़े लेवल पर टमाटर उगाए हैं और किसी देश में टमाटर नहीं उगते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से अपने जो टमाटर हैं वहां भेजने होंगे, ठीक है, और रिटर्न में हमारे पास क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। फॉरेन एक्सचेंज से मतलब है बाहर का रुपया, विदेशी रुपया अपनी कंट्री के अंदर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने आलू को विदेश में भेजा, आलू को हमने अमेरिका में भेजा, तो अमेरिका से बदले में हमारे पास क्या आएगा, यूएस डॉलर्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इससे काफी फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझेंगे, इट हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो ये सारी एक्टिविटी जो हमें देखने को मिल रही है, इससे क्या होता है, बहुत सारा पैसा हम कमाते हैं, पैसा कमाने के साथ साथ जो हमारा रूरल एरिया है उनका डेवलपमेंट करने में मदद मिलती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट हम समझेंगे, इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू पॉवर्टी एलिविएशन, ठीक है। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पॉवर्टी एलिविएशन में भी काफी मदद करता है। पॉवर्टी एलिविएशन से मतलब है कि गरीबी को कम करने में बहुत हद तक क्या करता है, मदद करता है, ठीक है भाई। तो ये कुछ खास बातें हैं जो आपको समझनी है, इस टॉपिक से रिलेटेड थी, ठीक है, और मुझे लगता है आपने अच्छे से समझ लिया होगा और मैंने भी आपको अच्छे से समझा दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अगर आपने समझ लिया तो कमेंट करके बता देना हाँ सर ये क्वेश्चन अब हमें अच्छे से समझ में आ चुका है और हमारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टेंशन थी वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर 90 प्लस करने हैं तो मेरी बात मानते जाओ, आपको ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है, चाहे इनको टॉपिक को चाहे क्वेश्चन को, यही है जो आना है आपके एग्जाम में, ठीक है भाई। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर इन 1980s एंड 1990s, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछने के पूरे चांसेस हैं भाई, ज्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन को पूछने के, ठीक है। पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये फिर से आ सकता है, ठीक है। अब इसमें पूछा यह गया है कि इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स किए गए थे एग्रीकल्चर में, वो क्या थे और क्यों किए गए थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यही लिखा है कि क्यों किया गया, व्हाई। तो टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, यानी जो हमारे देश के अंदर जो एग्रीकल्चर लोग कर रहे थे, जो खेती लोग कर रहे थे, उसमें कैसे हम सुधार कर सकें और उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे ले सकें, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है, इट प्रोवाइड्स क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट, ठीक है। तो जो हमारे सबसे पहला जो रिफॉर्म किया गया है इसमें वो क्या था कि यहाँ पर इंश्योरेंस देने की सुविधा यहाँ पर प्रदान की गई है ना, मतलब इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की व्यवस्था बनाई गई। अब किस लिए देना है इंश्योरेंस, क्योंकि हमारे जो किसान होते हैं जैसे वो पूरी साल मेहनत करते हैं बेचारे, है ना, अपना सारा कुछ उसमें बहुत सारा पैसा लगाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें करते हैं, पूरी साल मेहनत करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम जो किसान लोग होते हैं उनके सामने कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है, जैसे उनकी फसल में कोई बीमारी लग जाए तो उसकी वजह से उनकी फसल खराब हो जाती है, ठीक है, या कभी कभी सूखा पड़ जाता है, मतलब बारिश नहीं होती उस वजह से उनकी फसल खराब हो जाती है, कभी कभी अपने देश में बाढ़ आ जाती है उस वजह से ऐसा होता है, ठीक है, या तूफान वगैरह आते, चक्रवात वगैरह चले आते हैं, साइक्लोन्स, ठीक है। तो इसकी वजह से जो किसान होते हैं बेचारे परेशान हो जाते हैं, उनकी फसल खराब हो जाती है। अब वो क्या करें, उनकी फसल खराब हो गई, पूरी साल उन्होंने मेहनत करी, इसके लिए क्या करें, बेचारे बड़े दुखी हो जाते हैं, बहुत से लोग फांसी लगा लेते हैं। तो ऐसा हमारे किसान लोग ना करें, है ना, तो उसके लिए सरकार ने कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की व्यवस्था यहाँ पर करी, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको जो फसल में लॉस हो रहा है ना, लॉस होगा,
वो क्या है कम हो जाएगा, उनको उतना लॉस नहीं झेलना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरी बात हम समझते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स टू प्रोवाइडिंग लोन एट लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ ग्रामीण बैंक्स बनाई, है ना, एग्रीकल्चर में सुधार के लिए कुछ ग्रामीण बैंक्स बनाई, ठीक है। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज यहाँ पर क्या काम कर रही थी, जो किसान थे उनको कम रेट पर खाद वगैरह देने का काम करती हैं, ठीक है। ये बैंक्स बनाई गई, ठीक है, जो किसानों को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देने का काम करती है, ठीक है। तो ये दूसरा कदम यहाँ पर ये उठाया गया। तीसरा पॉइंट हम समझेंगे, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किसान क्रेडिट कार्ड। गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई किसानों को। एंड दूसरा यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी सरकार के द्वारा चलाई गई, ठीक है। तो दो बातें आप ये समझ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, फिर सरकार ने आगे क्या किया इसमें, और स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स ऑन रेडियो एंड टेलीविजन, ठीक है। तो आगे और सरकार क्या करती है, स्पेशल वेदर बुलेटिन्स यहाँ पर चलाना शुरू करते हैं टीवी पर, है ना, टीवी रेडियो पर यहाँ पर स्पेशल वेदर बुलेटिन चलाई जाती है। मतलब कि मौसम का हालचाल दिया जाता है किसानों को कि कब कैसा मौसम रहने वाला है। तो जो किसान है वो उसी हिसाब से अपनी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोग्राम चालू किए जाते हैं टीवी पर, रेडियो पर, है ना, जिससे कि वहां पर जो एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्टीज है वो वहां पर किसानों को गाइड करते हैं कि उन्हें किस तरीके की फसल अपने खेत में करनी चाहिए, किस टाइप का फर्टिलाइजर उसमें डालना चाहिए, है ना, किस तरह से इरिगेशन करनी चाहिए। तो ये सारी चीज वहां पर किसानों को गाइड करी जाती है एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर समझेंगे, अनाउंसमेंट ऑफ एमएसपी। जो गवर्नमेंट है अगला कदम क्या उठाती है, एमएसपी का अनाउंसमेंट करती है। एमएसपी मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्राइस फिक्स किया जाता है जिस पर वो किसानों से उनकी फसल खरीदती है सरकार, ठीक है। जिससे क्या होता है कि पहले ही इस प्राइस को अनाउंस कर देने की वजह से क्या है कि जो किसान लोग हैं, है ना, वो किसी बीच वाले पर्सन के चक्कर में नहीं पड़ते, है ना। उन्हें पता है कि गवर्नमेंट ने इसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कितना रखा है ना। सरकार ने पहले ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर रखा है। सरकार बोल रही है हम तुम्हारे जो आलू है उनको 1 लाख रुपए में खरीदेंगे। तो आपको पहले तो जो किसान होगा ना उसको पहले से पता रहेगा कि सरकार हमारे इतने में लेने वाली है। अगर इससे ज्यादा कोई प्राइस दे रहा है तब तो ठीक है, अगर इससे कम में लेके जा रहा है इसका मतलब किसान का लॉस हो रहा है। तो किसान पहले से ही क्या है यहाँ पर सतर्क हो जाता है, अटेंटिव हो जाता है, ठीक है, इस अनाउंसमेंट की वजह से। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार है उसने अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो किसान जो है ठगने से बच गए, है ना, लोग उनको ठग लेते थे उससे बच गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर समझेंगे, प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो साथ ही साथ हमारी जो गवर्नमेंट है उसने टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट थे उनको प्रमोट करना स्टार्ट किया। जैसे लोगों से ये बोला कि उनको इम्प्रूव्ड सीड्स यूज करने चाहिए, जैसे कि HYVC हाई वेराइटी सीड्स को यूज करना चाहिए अपने खेतों में, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कि अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स डालने चाहिए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब का यूज करना चाहिए, है ना। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि अच्छी इरिगेशन टेक्निक्स होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें क्यों होनी चाहिए, ताकि जो किसान हैं जो पूरी साल मेहनत कर रहे हैं, है ना, इस आशा में मेहनत कर रहे हैं कि हमें अच्छा पैसा आएगा। तो अच्छा पैसा रिटर्न में आएगा कैसे, जब अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, है ना, खेत में से जो आपने बोया है वो अच्छी मात्रा में निकल के आएगा, तभी तो आप अच्छे से बेच पाओगे और उससे पैसा बना पाओगे, है ना। जब प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो बेचोगे क्या, ठीक है। उसके लिए ये सारी चीजें किसानों को करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए किए थे, ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टार मार्क कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम यहाँ पर समझते हैं कि अब हमको क्या करना है। देखो मैंने यहाँ पर ना जो समझाने वाले टॉपिक थे, है ना, जिनमें बच्चे को समझने में उलझन होती है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे, है ना, उन टॉपिक्स को मैंने अच्छे से इसमें समझा दिया है, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक मुझे लगता है जिनमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको करने हैं, है ना, आपके जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, तो मैंने वो यहाँ पर लिख लिया है। अगर मैं इसको इसमें समझाने लग गया तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, है ना, क्योंकि मुझे बार बार इस पर लिखना पड़ेगा तो वो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको इतना बता देता हूँ कि आपको कौन सी क्रॉप प्रिपेयर करके जानी है, जो छोड़नी ही नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है ना, जिनसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन में आ चुके हैं ये सारे।
ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है ना, उसमें आपको कौन कौन सी क्रॉप जरूर करके जानी है। जैसे एक तो रबर के बारे में आपको करके जाना है ना, दूसरा टी क्रॉप हो गया आपका, व्हीट हो गया, जूट हो गया एंड कॉटन हो गया। रबर, टी, व्हीट, जूट एंड कॉटन, ये वो क्रॉप्स हैं, 5 क्रॉप मैंने यहाँ लिए हैं। ये वो क्रॉप है जो आपको मतलब प्रिपेयर करके जानी ही जानी, बिल्कुल रट के जानी है, ठीक है। अब इसमें आपको लिखना कैसे है इन क्रॉप्स के बारे में, देखो जैसे मान लीजिए रबर के बारे में आप बता रहे हो, तो आपको क्या करना है, वो किस किस एरिया में उगाई जाती है, रीजन बताना है उसका। दूसरा यहाँ पर टेम्परेचर बता दें, कितना टेम्परेचर उसके लिए चाहिए होता है। तीसरा यहाँ पर बता दें कितनी रेनफॉल की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। चौथा आप बताएंगे कि किस टाइप की सॉइल में ग्रो करती है, ठीक है। एंड लास्ट बताएंगे आपकी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, मतलब किन स्टेट्स में ज्यादा उगाई जाती है, ठीक है। तो ये 5 बातों को आप बताएंगे किसी भी क्रॉप के अंदर, ठीक है। अगर क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको 5 बातें लिखकर बतानी है, ठीक। इसमें कोई ज्यादा तामझाम वाली बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, प्रीमिटिव या इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इसको बोलते हैं। दूसरा कमर्शियल फार्मिंग, दोनों में डिफरेंस आ सकता है और आने की चांस है, या फिर अलग भी पूछा जा सकता है। ये पीवाईक्यू में डिफरेंस की फॉर्म में पूछा गया है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली जो सीरीज चल रही है उसमें मैं करवा चुका हूँ, तो इसको फिर से कराने का कोई मतलब नहीं है, वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक टॉपिक आप ये भी ध्यान रखेंगे, झूम कल्टीवेशन क्या होता है, किसे हम झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी टॉपिक हैं। बाकी तो मैं साथ ही साथ टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में करवाता ही जा रहा हूँ, इसमें तो बहुत सारी चीजें मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन जरूरी ये है कि आपको जो मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ये जो टॉपिक बता दिए इनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से बिल्कुल पूरी हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो और कमेंट करके बता दिया करो कैसी लग रही है, आपको हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अगर अच्छी लग रही है तो शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। जो चैनल पर नया आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज आपको डायरेक्टली आपके फोन में मिल जाए, ठीक है। आपको सर्च करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।